हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेशनल पार्टी बीजेपी के बारे में। बीजेपी ने पिछले 9 सालों में क्या क्या काम किए हैं, कितने पॉजिटिव काम किए हैं, कितने नेगेटिव काम किए हैं, इससे क्या फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा और क्या ये इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं बीजेपी के कुछ ऐसे कामों के साथ जो मुझे लगता है जनहित में नहीं है। आपने फॉर्मर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का नाम जरूर सुना होगा। उन्हें जब 2019 में बीजेपी ने इलेक्शन जीते थे, उस टाइम पे किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। 2014 से 2019 तक किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। 2022 में क्या होता है, किरण रिजिजू पब्लिक को नेशनली एड्रेस करते हुए बैक टू बैक 4 बार सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं कोलेजियम को लेकर। आपको पता होगा यूनियन मिनिस्टर कभी भी नेशनल एड्रेस बिना कैबिनेट के सलाह के कभी नहीं करते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं अब आपको बताता हूं कोलेजियम सिस्टम क्या होता है जिसको वो चैलेंज कर रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम एक कमेटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज आते हैं और वो एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो ये फैसला लेते हैं कि किस जज को कहाँ पे भेजना है, किसका प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफ़र करना है, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये चीज़ें सरकार के डायरेक्ट अंडर में नहीं होती हैं, क्योंकि अगर ये सरकार के अंडर में होंगे तो सरकार जो है जुडिशरी का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ताकि हम हमारी सरकार को और जुडिशरी न्यायपालिका को अलग अलग रख सकें। लेकिन लॉ मिनिस्टर बार बार इस बात पे दबाव डाल रहे थे कि हमें एनजेएसी को लागू कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एनजेएसी क्या था। एनजेएसी एक अमेंडमेंट एक्ट था जो कि मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में पार्लियामेंट में पास करवा लिया था, क्योंकि उनके पास संपूर्ण बहुमत थी। एनजेएसी की फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और इस कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, सीजीआई भी होंगे, लेकिन एक और मेंबर होगा जिसको पीएम चूज करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि अब जुडिशरी भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर हो जाएगी इससे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक आज़ादी होती है, वो किसी भी अमेंडमेंट एक्ट को चेक करके ये बता सकती है वो जनहित में है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एक कमेटी बैठाई और कमेटी ने ये बताया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे सुप्रीम कोर्ट और सारे कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग बॉडी पार्ट नहीं रहेंगे। तो 16 अक्टूबर 2015 को 2014 में पास हुआ था और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब किरण रिजिजू इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि एनजेएसी को लागू कर दिया जाए और कोलेजियम सिस्टम को हटा दिया जाए। बीजेपी का एक और नेगेटिव पॉइंट जो कि है नाम को बदलना। आपको पता होगा 2024 में इलेक्शन है, इसलिए 2023 में सारी अपोजिशन ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडिया, और इसकी एक फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जहां जहां पर हम हमारा नाम इंडिया यूज करते थे वहां पे इन्होंने भारत यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही पहली लाइन यही है कि इंडिया दैट इज भारत। तो लीगली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन एक टाइप से देखी जाए तो ये ऑटोक्रेसी कर रहे हैं, अपोजिशन को नीचा दिखा रहे हैं। G20 की मीटिंग्स में भी प्रधानमंत्री के आगे बोर्ड पे भारत लिखा था, पहले इंडिया लिखा जाता था। बीजेपी के हेड जेपी नड्डा आरएसएस के एक्स मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी रह चुके हैं। और आरएसएस एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी है जो कि हमारे सेक्युलर इंडिया के खिलाफ हो सकती है। एक और बात, आपको पता होगा मणिपुर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, वहाँ पे वुमेन्स की डिग्निटी को चैलेंज किया गया था। लेकिन क्या आपने न्यूज़ में कहीं देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया या इंडियन मिलिट्री ने ये स्टेप लिया? पता है क्यों? थिंक ओवर इट एंड रिसर्च ओवर इट। एक और बात, ऑक्शन ऑफ एनडीटीवी न्यूज़ चैनल। आपको पता होगा एनडीटीवी न्यूज़ चैनल का ऑक्शन हो गया, उसकी बोली लगाई गई और वो अब अडानी जी ने खरीद लिया है। और एकमात्र न्यूज़ रिपोर्टर जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, रजत शर्मा, उनको भी हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये भी डेमोक्रेसी के पिलर्स के खिलाफ है। बीजेपी पार्टी का एक और नेगेटिव पॉइंट है कि जैसे कि स्टेट की जो स्टेबल गवर्नमेंट्स हैं ये इनको गिराने का काम करते हैं। जैसे कि साउथ में इनकी बहुमत नहीं है, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, वहां पे इनकी गवर्नमेंट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी की बहुमत की सरकार थी, वहां पे उद्धव सिंह ठाकरे थे और एकनाथ शिंदे थे। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एकनाथ शिंदे को कुछ पैसे वगैरह देके उनकी जो मेजोरिटी की सपोर्ट थी अपने साथ ले ली और वहां की गवर्नमेंट को गिरा दिया। फिर बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे के एमएलएज ने वहां पे मिलके एक कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई जो कि अभी भी वहां पे राज कर रही है, सत्ता में है अभी भी वो। सेम टू सेम इन्होंने कर्नाटका में ऐसे किया और वहां पे अपनी सरकार बना ली, लेकिन वहां दोबारा इलेक्शन जब हुए तो कांग्रेस वहां पे जीत गई। एक और बात, बीजेपी गवर्नमेंट में जो घोटाले हो रहे हैं वो इतने छोटे लेवल के नहीं हो रहे हैं कि आम आदमी उनको पहचान पाए। कैग की रिसेंट रिपोर्ट में उनको पता लगा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सैंक्शन किए गए थे, लेकिन जब उसकी ऑडिटिंग हुई तो पता लगा 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्चा किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है और सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा खराब किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। तो
तो मैं आपको बता दूं बीजेपी गवर्नमेंट ने ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव काम किए हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम भी किए हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन अफेयर्स के जितने भी काम है, जैसे कि G20, यूक्रेन रशिया वॉर के लिए जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इजराइल पैलेस्टीन के बारे में जो भी दी है, और बेस्ट ऑफ बेस्ट इन्होंने नाटो प्लस को ज्वाइन नहीं किया। क्या हुआ था कि मोदी एक बार यूएसए में गए थे और यूएसए ने बोला था कि आप नाटो प्लस को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप नाटो में ज्वाइन करेंगे और आपके ऊपर कोई देश हमला करेगा तो ये माना जाएगा कि पूरा नाटो के ऊपर हमला हुआ है और पूरा नाटो आपको सपोर्ट करेगा। नाटो एक ग्रुप है, एक मिलिट्री ग्रुप है, लेकिन नाटो प्लस उसी की एक ब्रांच है और उसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे तो चार्टर 5 ऑफ जो नाटो ग्रुप है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। मतलब आपके ऊपर हमला होगा तो सारे देश आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपको पता है पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में टूटा हुआ है हाल फिलहाल। एक तो वो जो यूएसए को सपोर्ट करते हैं, दूसरा वो जो कि रशिया को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो न्यूट्रल रहने का काम करता है, ना यूएसए को सपोर्ट करता है ना रशिया को। दोनों के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है और वो लागू है और वो चल रहे हैं। और अगर इंडिया नाटो प्लस को ज्वाइन कर लेता तो एक टाइप से इंडिया जो है वो यूएसए की सपोर्ट में हो जाता और रशिया के खिलाफ हो जाता। इससे इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे यूएसए को सपोर्ट दिखता, लेकिन यूएसए नाटो के थ्रू हमको मिलिट्री सपोर्ट कभी भी नहीं देना था। मतलब आना जाना कुछ नहीं था, बस धक्के हमने को ऑटोमेटिक अपनी सपोर्ट में ले रहे थे। फॉरेन अफेयर्स का मामला तो है ही, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ एक फास्ट एक्शन भी लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे कि नागालैंड में एक बार चाइना ने फंड कर दिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन मिलिट्री ने उसको बहुत जल्दी दबा दिया। वो 2-4 दिन न्यूज़ में भी नहीं आया। एक और पॉजिटिव पॉइंट, बीजेपी गवर्नमेंट में जितने भी कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर हैं सारे के सारे पढ़े लिखे और क्वालिफाइड मिनिस्टर्स हैं। जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर, वो पहले उसी मिनिस्ट्री में पहले सेक्रेटरी थे और अब उसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर बना दिए गए हैं। मे भी इसी कारण एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही अच्छे डिसीजन ले रही है। बीजेपी गवर्नमेंट में पुलिस सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है और डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है। जैसे कि 295 MW टाटा एयरबस की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो लाए गए हैं, राफेल लाए गए हैं, INS विक्रांत, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया है, हीरोन ड्रोन्स जो कि हम इजराइल से लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंस पे भी खर्चा किया है। AK-47 का न्यू वर्जन AK-203 अमेठी यूपी के अंदर एक रशिया के साथ नया प्लांट लगाया गया है, अब उसको डेवलप कर रहे हैं। आपको पता होगा SPG सिक्योरिटी का खर्चा 429 करोड़ रुपए प्रति पर्सन प्रति महीना है। कांग्रेस सरकार में SPG पूरे गांधी परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती थी और बहुत ज़्यादा बजट इस पे इन्वेस्ट कर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट बनी है, जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, इसमें अमेंडमेंट करके अब इसकी सिक्योरिटी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड की जाती है और बहुत ज़्यादा खर्चा बचा लिया गया है। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सारे टाइप के व्यूज़ सुन लिए हैं और आप अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट 2024 में बननी चाहिए। अगर हाँ तो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए पॉइंट ऑफ व्यू पे।